Hello students, our next topic is liquid drop model of nucleus. This model was given by Neil Bohr and Wheeler. So it has been observed that the binding energy which holds or binds the nucleons together is proportional to the mass number or number of nucleons. जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखती है बाइंडिंग एनर्जी, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? मास नंबर के. ठीक है. And this situation is similar to the binding of molecules in a draw. Just like the molecules are bind inside a liquid drop. ठीक है. So liquid drop में क्या होता है? The molecular forces they get saturated and the volume of the drop is proportional to the number of molecules. जो molecular forces liquid drop के अंदर काम कर रही होती हैं, वो क्या करती हैं? दे बिकम सैचुरेटेड. इस तरीके से सैचुरेट हो जाती हैं कि जो वो वॉल्यूम होता है लिक्विड ड्रॉप का, दैट ड्रॉप बिकम्स इनकम्प्रेसिबल. ठीक है. एंड दैट इज प्रोपोर्शनल, दैट वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द ड्रॉप. So Neil Bohr and Wheeler they proposed this liquid drop model of nucleus in 1939 by assuming that the nuclear forces also get saturated just like the molecular forces in a liquid drop. So a nucleus may be considered to be analogous to a drop of incompressible liquid whose density is very high. कितनी डेंसिटी होती है लिक्विड ड्रॉप की? अप्रॉक्सीमेटली 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है. सो जो न्यूक्लियस है वो भी दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड लाइक अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड. ठीक है. विच इज इनकम्प्रेसिबल. So what are the assumptions of this liquid drop model of nucleus? Number 1, the nuclei of all elements are considered to behave like a drop of incompressible liquid of very high density. ठीक है. सभी एलिमेंट्स के जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? They are considered to behave like a liquid drop. So in an equilibrium state, the nuclei of atoms remain spherically symmetric under the action of strong attractive nuclear forces, just like the drop of a liquid which is spherical due to surface tension. ठीक है. अब इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है? जो न्यूक्लियाई हैं एटम्स के, दे रिमेन स्फेरिकली सिमेट्रिक अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस. जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, तो उनकी वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो इस तरीके से अंदर एडजस्टेड है न्यूक्लियस के अंदर कि जो इसकी सिमेट्री है दैट इज स्फेरिकल. सो इट इज़ कंसिडर्ड टू रिमेन स्फेरिकली सिमेट्रिक जस्ट लाइक द ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड विच इज़ ऑल्सो स्फेरिकल. क्यों है? ड्यू टू द सरफेस टेंशन. Third assumption is the density of a nucleus is independent of its size. ठीक है. Just like the density of a liquid drop is independent of its size. जैसे liquid drop की density उसके size के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसी तरह न्यूक्लियस की डेंसिटी भी इसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती. ठीक है. सो द न्यूक्लियॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस मूव अबाउट within a spherical enclosure called nuclear potential barrier, just like the movement of the molecules of a liquid within a spherical drop of liquid. अब जो न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है, दे आर बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस. अब वो न्यूक्लियस के बाहर नहीं निकल सकते जब तक कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ना लगाई जाए. ठीक है. सो न्यूक्लियॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस दे मूव अबाउट विद इन द स्फेरिकल एनक्लोजर. अब न्यूक्लियस स्फेरिकल है, वो एक तरह का पोटेंशियल बैरियर का काम करता है. सो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर. ठीक है. न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होगी उसके अंदर ही न्यूक्लियॉन्स जो हैं दे आर बाउंड टू मूव विद इन द न्यूक्लियस. ठीक है. जस्ट लाइक द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप. जैसे ड्रॉप के अंदर मॉलिक्यूल्स दे आर ऑल्सो बाउंड टू मूव विद इन द लिक्विड ड्रॉप, उसी तरह न्यूक्लियॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे. ठीक है. सो next is the binding energy per nucleon of a nucleus is constant just like the latent heat of vaporization of a liquid. liquid की जो latent heat of vaporization है जैसे वो constant रहती है, उसी तरह न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो भी हमेशा क्या रहती है? constant रहती है. ठीक है. उसके बाद ये तो आ गई assumptions of liquid drop. उसके बाद merits of liquid drop model. क्या इसके फ़ायदे थे?
क्या क्या एक्सप्लेन करता है ये? नंबर 1, इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस. द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू strong nuclear forces between the nucleons, just as the stability of a liquid drop is due to the force of cohesion between the molecules. ठीक है. अब liquid drop के अंदर जो molecules हैं वो कैसे आपस में जुड़े रहते हैं? by the force of cohesion. cohesion मतलब जोड़ना, जुड़ना. और उसी तरह क्योंकि लिक्विड ड्रॉप भी स्टेबल होती है, उसी तरह जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है वो भी इस ये मॉडल जो है एक्सप्लेन करता है. इट सेज दैट इट इज़ ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स. द फिनोमिनन ऑफ नेक्स्ट इज द फिनोमिनन ऑफ न्यूक्लियर फिशन हैज़ बीन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल. न्यूक्लियर फिशन मैंने आपको बताया था, जब कोई हैवियर न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट करके लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तो वो प्रोसेस कौन सा होता है? न्यूक्लियर फिशन. फिशन के थ्रू ही वो डिसइंटीग्रेट होके हैवियर न्यूक्लियस कन्वर्ट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई. नेक्स्ट इज द एटॉमिक मासेस एंड बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द न्यूक्लियाई कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली विद दिस मॉडल. इस मॉडल की हेल्प से हम एटॉमिक मासेस और बाइंडिंग एनर्जीज जो है न्यूक्लियाई की उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्यूरेटली. अगला है द लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्सप्लेन्स द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी शोन बाय सम न्यूक्लियाई. सम न्यूक्लियाई विच आर वेरी अनस्टेबल एंड दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, तो उनकी रेडियो एक्टिविटी को भी कई बार ये मॉडल जो है कुछ न्यूक्लियाई की रेडियो एक्टिविटी को भी ये एक्सप्लेन करता है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल. सो दीज आर सम ऑफ इट्स मेरिट्स. नाउ व्हाट आर इट्स डीमेरिट्स और लिमिटेशंस? लिमिटेशंस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या है? इट फेल्स टू एक्सप्लेन हाई स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई विद मैजिक नंबर्स. मैजिक नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें न्यूट्रॉन नंबर या प्रोटॉन नंबर अगर दोनों में से कोई भी इक्वल टू हो 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126. कुछ मैजिक नंबर्स हैं ये आगे भी एक्सप्लेन करूंगी मैं. सो उन वो वाले न्यूक्लियाई जिनका n या z मैजिक नंबर के बराबर होता है उन दे आर हाईली स्टेबल. ठीक है. एंड दिस मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन देयर स्टेबिलिटी. सेकेंड इज दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द measured spins and magnetic movements of nuclei. न्यूक्लियाई की स्पिन्स और उनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स को ये एक्सप्लेन नहीं करता ये वाला मॉडल. सो दीज आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस. नेक्स्ट टॉपिक इज वाइसेकर्स सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला. ये वाइसेकर जो है साइंटिस्ट का नाम है, उसने मास फार्मूला दिया था जिसको हम सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला बोलते हैं. सो द मास ऑफ ए न्यूक्लियस कैपिटल M से डिनोट करते हैं हम. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस एंड द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन का मास कितना होता है टोटल? ZMP. Z हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. न्यूट्रॉन्स का टोटल मास कितना होता है? NMN, वेयर N इज इक्वल टू A माइनस Z. सो जो टोटल मास है न्यूक्लियस का दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन ZMP प्लस NMN माइनस B अपॉन C स्क्वायर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. ठीक है. सो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, ये जो B है बाइंडिंग एनर्जी, इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस. बहुत सारी टर्म्स हैं इसमें, B अकेला नहीं है. B इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टर्म्स, B1 प्लस B2, B3 प्लस B4 प्लस B5. ठीक है. ये कंट्रीब्यूशंस हैं अलग अलग. इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस रिप्रेजेंटिंग द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्टेबल एटम्स. ठीक है. सो लेट दीज डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस बी गिवन बाय, ये अलग अलग टर्म्स आएंगी, एक्सप्लेन करूंगी अभी मैं. सो B1, B2, B3 एटसेट्रा दे कैन बी फाउंड आउट. ठीक है. हम इनको फाइंड आउट करेंगे. पहली जो टर्म है B1 दैट इज नोन एज वॉल्यूम एनर्जी. वॉल्यूम एनर्जी टर्म बोलो या सिंपली वॉल्यूम एनर्जी. दिस टर्म इज द मेजर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल बाइंडिंग एनर्जी. द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक मास नंबर. ठीक है. एज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट ए कांस्टेंट, सो द वॉल्यूम एनर्जी इज गिवन बाय B1 प्रोपोर्शनल टू A होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो AV इंटू A, वेयर AV इज ए कांस्टेंट. ठीक है. सो ये है ना यहाँ से B1 अपॉन A, हमने यहाँ कहा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ए कांस्टेंट. सो B1 इज इक्वल टू A चला गया इधर, कांस्टेंट इनटू A, तो B1 कांस्टेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, B1 प्रोपोर्शनल टू A हो गया तो B1 इज इक्वल टू AV आ गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ठीक है. सो ये आ गई वॉल्यूम एनर्जी.
term. Second is surface energy. Since nucleus is finite, some nucleons are nearer to the surface of the nucleus so that they interact with a very few nucleons. ठीक है, कुछ न्यूक्लियॉन्स जो होंगे वो सरफेस पे रहेंगे न्यूक्लियस के, इस तरीके से होंगे कि वो बाकी न्यूक्लियॉन्स के साथ बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं. सो दीज सरफेस न्यूक्लियॉन्स आर लेस टाइटली बाउंड देन दोज इन द इंटीरियर. ठीक है, जो इंटीरियर में न्यूक्लियॉन्स होंगे वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होंगे न्यूक्लियस के साथ rather than the nucleons which are on the surface of the nucleus. So it gives rise to a slight reduction in the total binding energy of the nucleons. ठीक है, इस वजह से जो न्यूक्लियॉन्स की टोटल बाइंडिंग एनर्जी है that is reduced and the number of nucleons on the surface is proportional to the surface area of the nucleus. ठीक है, जो न्यूक्लियॉन्स सरफेस के ऊपर होंगे उनका नंबर किसके प्रोपोर्शनल होगा, सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस. सो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस आपको पता है r0 a की पावर 1/3 होती है. सरफेस एरिया क्योंकि स्फेरिकल है तो 4πr², r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, स्क्वायर हो गया, ये आ गया प्रोपोर्शनल टू a⁻²/3. ये सारा हमने प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज कर दिया. जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो सरफेस एनर्जी b2 किसके बराबर आएगी, यहाँ पे इसके बराबर. इट विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म सरफेस एरिया. ये मास नंबर आया ना, सरफेस एरिया से ही हमने इसको लाया. सो ये आ गया a⁻²/3. तो b2 भी किसके बराबर होगा, फिर सरफेस एनर्जी इसके बराबर. सो इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो as आ जाएगा. as इज ए कांस्टेंट. नेगेटिव साइन शोज दैट दिस हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल बाइंडिंग एनर्जी एज दिस एनर्जी कंट्रीब्यूशन इज इन ए डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू द वॉल्यूम एनर्जी. मतलब एक तरह से रिडक्शन हो रही है ना, ये सरफेस एनर्जी इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस वॉल्यूम एनर्जी. दूसरा हम ये कह रहे हैं कि इस वजह से एक रिडक्शन हो रही है बाइंडिंग एनर्जी में. ठीक है, तो दिस टर्म हैज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स. सो थर्ड टर्म आ गई कूलम एनर्जी. द प्रोटॉन्स इनसाइड ए न्यूक्लियस एक्सपीरियंस ए म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. ठीक है, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन देयर बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, इस रिपल्शन की वजह से उनको न्यूक्लियस से हटाना थोड़ा आसान हो जाता है. सो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है. सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए पेयर ऑफ प्रोटॉन्स. अगर दो प्रोटॉन लें हम विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -e²/4πε0r. ठीक है, now the number of proton pairs in a nucleus is given by this formula z into z-1/2. ठीक है, इस फार्मूला से प्रोटॉन पेयर्स का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन पेयर्स होते हैं वो इसके बराबर होते हैं. तो कूलम एनर्जी b3 दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन पेयर्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन पेयर्स इनटू दिस पोटेंशियल एनर्जी. सो b3 हो गया, इसकी v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे. सो ये आ गया -z into z-1 इंटू 1/r. अब r को हम RAV लिख रहे हैं. RAV क्या हुई, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ r. ठीक है, ओवर ऑल द प्रोटॉन पेयर्स. जब हम प्रोटॉन पेयर्स ले रहे हैं तो r की जगह हम यहाँ पे r एवरेज लेंगे. ठीक है, नो एज्यूमिंग दैट द प्रोटॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द न्यूक्लियस, तो r एवरेज किसके बराबर होती है, हम कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन हैं वो दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यूक्लियस. तो r average is proportional to the radius of the nucleus which is proportional to a⁻1/3 according to this formula. r0 a⁻1/3 ये वाला फार्मूला. ठीक है, सो b3 आ गया -z into z-1 e²/8πε0 a⁻1/3. r एवरेज की जगह हमने ये लिख दिया. ठीक है, नाउ b3 इज इक्वल टू -ac z into z-1/a⁻1/3 और इसको हम ऊपर ले गए -1/3 होगी पावर. ac किसके बराबर है, ये आ गया ना e²/8πε0. ये हम ac ले लिया, इट इज़ ए कांस्टेंट. सो कूलम्स एनर्जी इज नेगेटिव बिकॉज इट टेंड्स टू डिसरप्ट द न्यूक्लियस. ठीक है, डिसरप्ट मतलब रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है. तो इसीलिए हम इस पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे हमने ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी थी यहाँ पे इसको हमने नेगेटिव लिया था. ठीक है, नेक्स्ट टर्म आ गई एसिमेट्री एनर्जी. नाउ इन हैवी न्यूक्लियाई आपको पता है न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा हो जाता है z से. टू कंपनसेट द रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाइल इन लाइटर न्यूक्लियाई n इज इक्वल टू z. ठीक है,
जो स्टेबल होते हैं, जो लाइटर न्यूक्लिया जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनमें n इक्वल टू z होता है एंड दीज न्यूक्लियाई आर हाईली स्टेबल. So as the number of neutrons increases, the nucleus acquires an asymmetrical character due to which a force comes into play. ठीक है, जैसे जैसे न्यूट्रॉन नंबर बढ़ता है न्यूक्लियस जो है वो एसिमेट्रिकल करेक्टर का हो जाता है. सो देयर कम्स ए फोर्स विच रिड्यूसेस द वॉल्यूम एनर्जी. ठीक है, अब उसके एसिमेट्रिकल करेक्टर को कंपेंसेट करने के लिए एक फोर्स काम करता है जो वॉल्यूम एनर्जी को रिड्यूस कर देता है. This reduction in energy is called asymmetry energy, which is directly proportional to the square of excess of neutrons. ठीक है, ये जो रिडक्शन हो रही है वॉल्यूम एनर्जी में वो एसिमेट्री एनर्जी कहलाती है और किसके प्रोपोर्शनल होती है ये? इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एक्सेस, जितने न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं, एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स ओवर प्रोटॉन्स, एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. सो ये है एसिमेट्री एनर्जी B4 विच इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब n माइनस जेड का स्क्वायर, कितने न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं प्रोटॉन नंबर से, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स A. ठीक है, सो जब हम साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी का माइनस A, ये आ गया n माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन A. अब n प्लस जेड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गया A के बराबर, तो n इज़ A माइनस जेड, n की जगह लिख दिया A माइनस जेड, ये होगा A माइनस 2z का स्क्वायर अपॉन A, where A is a constant. Next term आ गई pairing energy. Now nucleons have a tendency to exist in pairs. ठीक है, जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो मोस्टली पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं. Hence the nuclei with even number of protons and even number of neutrons. ठीक है, even nuclei जो होते हैं they are highly stable. Even odd nuclei, even z और odd n वाले, या ऑड जेड इवन एन वाले, दे आर लेस स्टेबल. जबकि ऑड न्यूक्लियाई जो होते हैं दे आर लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल होते हैं. सो टू टेक अकाउंट ऑफ दिस पेयरिंग इफेक्ट, इस पेयरिंग इफेक्ट को हमने कंसिडर अकाउंट किया है, बीच में ऐड करना है. सो टू टेक अकाउंट ऑफ दिस पेयरिंग इफेक्ट एन एडिशनल टर्म कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी इज यूज्ड. ठीक है, इसको भी हम ऐड करते हैं बीच में, B5 से डिनोट करेंगे विच इज इक्वल टू AP एंड A रेस पर -3/4. ये खुद से ही इन्होंने लिया हुआ है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है इसकी, तो इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, वेयर AP इज ए कांस्टेंट. ठीक है, उसके बाद आ गई लास्ट मैजिसिटी एनर्जी. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द न्यूक्लियाई हैविंग आइदर प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर इक्वल टू वन ऑफ द नंबर्स विच आर 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126, दे हैव ए वेरी हाई स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू देयर नेबर्स. ठीक है, ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें या प्रोटॉन नंबर या न्यूट्रॉन नंबर इनके बराबर हों इनमें से, सो दे आर वेरी स्टेबल एज कम्पेयर टू देयर नेबर्स. सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स एंड दे कॉरस्पॉन्ड टू क्लोज्ड शेल्स. ये मैजिक नंबर्स हमें क्लोज्ड शेल्स के बारे में बताते हैं. क्लोज्ड शेल मतलब ऐसे शेल्स विच आर कंप्लीटली फिल्ड. ठीक है, the contribution due to these magic numbers to the total binding energy is given by B6 equal to AMA. AM is called coefficient of magicity. A आ गया mass number. Now combining all these terms we can write Weizsäcker's semi-empirical mass formula as Weizsäcker's semi. हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था? स्टार्टिंग में हमने लिखा था ZMP plus NMN minus B upon C square. तो ZMP plus NMN तो आ गया as it is, माइनस B अपॉन C स्क्वायर. B की जगह ये सारी टर्म्स आ गई, ये देखो ये सारी टर्म्स आ गई B की जगह, B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6. ठीक है, सो 1 अपॉन C स्क्वायर बाहर है, सारी टर्म्स हमने लिख दी यहाँ पे. सो दिस इज द Weizsäcker's सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला.